दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डीपीएसपी, जो बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्यों को नीति बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके संबंध में भारतीय संविधान सभा में बहुत विवाद या वाद विवाद हुआ था, चर्चा हुआ था। तो अंततः भारतीय संविधान में भाग 4 में इसके संदर्भ में जितने भी प्रावधान थे उनको अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के मध्य इनका वर्णन किया गया और इनको शामिल किया गया। तो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, उसको पहले समझ लेते हैं क्या क्या होने वाला है। इसमें नीति निर्देशक तत्व क्या है उसको समझेंगे। फिर जो इसके समझ में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो भी विवाद हुए हैं उसके संबंध में न्यायपालिका ने कौन कौन से निर्णय दिए हैं, जो लैंडमार्क डिसीजंस रहे हैं इसके संबंध में। फिर इनके नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण है और इसी प्रकार हम आगे इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। तो भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना उल्लेखित आदर्शों एवं व्यवहार को लागू करने के लिए दिए गए निर्देश हैं। इसके माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया है। इसी के संबंध में डॉक्टर M.V. पायली ने कहा, नीति निर्देशक तत्व भारत में प्रजातांत्रिक भारत की संकल्पना का स्वरूप तय करते हैं। जब भारत द्वारा इन्हें लागू किया जाएगा तो भारत में एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित होगा। तो पहला उद्देश्य क्या रहेगा डीपीएसपी का, कि भारत जो एक राज्य है वो उसका स्वरूप कैसा हो, उसका स्वरूप हो लोक कल्याणकारी। जब भारत अपने स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक अपने राह पे था, तब उस समय इसने कुछ सीखा कि हमें कैसा राज्य बनाना है। जिस स्थापित राज्य से हम आज़ादी चाह रहे थे, तो आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप कैसा हो, भारत का राज्य कैसा हो, भारत एक राज्य के रूप में कैसा स्थापित हो। तो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई। केशवानंद भारती मामला, हमें पता है 1973 में एक लैंडमार्क केस है ये 1973 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डीपीएसपी का वर्णन लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर किया। नीति निर्देशक तत्व में कुछ ऐसे आर्थिक व सामाजिक लक्ष्य अंतर्निहित हैं जिनको प्राप्त करने पर भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो लोक कल्याणकारी राज्य, किसी राज्य को लोक कल्याणकारी होने के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें कुछ आधारभूत तत्व होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। वो कैसे हैं, उसको तीन तरीके से हमने कैटेगराइज किया है। पहला, वैसे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में देश के नागरिकों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। एक तो वैसे जो इंडिविजुअली लोगों को, मतलब नागरिकों के द्वारा उसे एक्सेप्ट करना होता है। दूसरे, वैसे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा प्राप्त होना चाहिए। अब ध्यान से देखें, हमने अगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो हमें पता है कि ये एक तरीके से इसका जो प्रकृति है डीपीएसपी का, एक अधिकार की तरह ये दिखता है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार के श्रेणी में नहीं रखा गया। जब संविधान सभा का गठन हुआ, जब मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो संविधानविदों के बीच में इस बात को लेके चर्चा हुई कि क्या हमें इन सभी अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल करना चाहिए या नहीं। तो हमने कुछ ऐसा देखा उस समय कि जो बहुत सारे अधिकार थे वो रिसोर्सेज पर डिपेंड कर रहे थे, और भारत जितना विविध है अपने भौगोलिक क्षेत्र को लेके, रिसोर्सेज को लेके, आय असमानता को लेके, डिस्पैरिटी को लेके, उस समय इसे अधिकार के रूप में शामिल करना, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करना सही नहीं हो पाता। तो हमने मौलिक अधिकारों को दो वर्ग में बांट लिया। एक ऐसे मौलिक अधिकार जो तत्कालीन रूप से दिए जा सकते थे, तत्काल रूप से प्रभावी किए जा सकते थे, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे थे जो तत्काल रूप से प्रभावी नहीं किए जा सकते थे, यानी उन्हें लागू नहीं कराया जा सकता था न्यायालय के द्वारा। इसलिए दूसरा कैटेगरी था अधिकारों का, उसे हमने डीपीएसपी के रूप में संविधान में शामिल किया। तीसरा है कि वैसी नीतियाँ जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। तो वैसी नीतियाँ
वैसे बेसिक एलिमेंट्स जिसमें राज्य सरकारों को या केंद्र सरकारों को अधिनियम या कानून बनाते समय उन बेसिक तत्वों को शामिल करना चाहिए, उनको आधार बना के ही नियम बनाने चाहिए, जिससे कि राज्य का कल्याणकारी होने का लक्ष्य सिद्ध हो सके। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं 36 से 51 तक, उसके कैरेक्टर को, उनके चरित्रों को अगर हम देखते हैं तो हमें वो मुख्य रूप से 2 या 3 सिद्धांतों पर आधारित दिखते हैं। एक है समाजवादी सिद्धांत, कुछ तत्व हैं जिन्हें हम गांधीवादी सिद्धांत कह सकते हैं, और तीसरे हैं उदारवादी सिद्धांत। तो एक एक करके समझते हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, परंतु वैचारिक स्रोत एवं उद्देश्यों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। हालांकि जब हम DPSP कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे पार्टिकुलरली इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन जब इन अनुच्छेदों में हम अनुच्छेदों को देखते हैं तो उनके जो विचार हैं, जो उनसे आदर्श निकल के आते हैं, उन्हें हम तुलना करके वर्गीकृत कर पाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कुटीर उद्योग की स्थापना की बात की गई है, को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, या फिर उसमें बात की गई है ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है अनुच्छेद 40 में। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। तो ऐसे उपबंधों को जो संविधान में है उन्हें हम गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखते हैं। वैसे ही इसमें देखते हैं समाजवादी सिद्धांत क्या क्या है। ये सिद्धांत समाजवाद के विचार को लोकतंत्र में स्थापित करते हैं। इनसे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना होती है। अब देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें फेबियन समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो हमारे संविधान में किस तरह के समाजवाद की कल्पना की गई है? लोकतांत्रिक समाजवाद की। इसके लिए जो अनुच्छेद हैं, जो उपबंध किए गए हैं, अनुच्छेद 38, 39 का क, 41, 42, 43, 43 का क, 47। जैसे आपको पता है आर्टिकल 42 में क्या है? प्रसूति सहायता। आर्टिकल 2 में क्या है? प्रसूति सहायता। कोई फीमेल, वर्किंग फीमेल है, वो अगर प्रेगनेंसी के दरमियान है तो उसको बिना उसकी सैलरी रोके हुए उसको कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए छुट्टी देना, ये भी आर्टिकल 42 में इंक्लूडेड है। तो एक तरीके से समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। आर्टिकल 38 क्या है? राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर सुविधा तथा अवसरों की समानताओं में काम करेगी। आर्टिकल 39 क्या है? नागरिकों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन वितरण करेगा। अब देखिए, जब ये संविधान लागू हो रहा था तब पर्याप्त साधन हर राज्य के पास तो थे ही नहीं, तो उस समय ये मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना संभव नहीं था। भौतिक संसाधनों का सामान्य वितरण, कुछ व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण न होना, अब ये भी समाजवाद का एक बहुत बड़ा ये है, पहचान है कि हम किसी चंद हाथों में बहुत बड़े रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन ना होने देना, इनका इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करना कि समाज के हर दूर जो सुदूर वर्ग के जो क्षेत्र हैं, जहाँ वो छोटे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जहाँ उनके पास उन संसाधनों तक पहुँच की उपलब्धता नहीं है, वहाँ तक इन संसाधनों को पहुँचाना, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी विशेष वर्ग समूह तक ही संसाधनों का संकेंद्रण करना। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य एवं सामान्य वेतन, आर्टिकल 39 में है ये सामान्य कार्य एवं सामान्य वेतन। हम देखते हैं कि जो सैलरी में डिस्पैरिटी है, इनकम में डिस्पैरिटी है, किसी एक ही काम के लिए कोई मजदूर काम करता है तो उससे 400 रुपये मिलते हैं, महिलाओं को 200 रुपये मिलते हैं। तो जब काम सेम कर रहे हैं, वर्क फोर्स सेम है, काम का क्या बोलते हैं, काम का करेक्टर सेम है, सेम काइंड ऑफ वर्क में लेबर फोर्स में वो लगे हुए हैं, उसके बावजूद उनके आय में जो वेतन है, जो सैलरी है, उसमें भी भेदभाव होता है। तो इस सब पे सरकार जब नीतियाँ बनाती हैं तो इन सब चीज़ों पे उसको ध्यान रखना होता है अपनी नीतियों को बनाते समय। ये सारे जो सिद्धांत हैं वो समाजवादी सिद्धांत के तहत आते हैं, ठीक है। इसमें और है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने और शिक्षा के लिए शिक्षा पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 में है कि राज्य काम की न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करेगा, कि ऐसा ना हो कि वर्क फोर्स के लिए जो लेबर हैं वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जो उनके हेल्थ को इशू कर दे। मानवोचित दशाओं में ही उन्हें काम करने के लिए उनको एक इन्वायरमेंट उपलब्ध कराना चाहिए किसी को। आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? राज्य सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और उचित अवसर उसको प्रदान करेगा।
तो न्यूनतम मजदूरी तो 1948 में इसको लेके तो एक्ट भी आया था। 1948 में एक्ट कौन सा आया था? मिनिमम वेजेस एक्ट। तो इसके ऊपर तो सरकार ने काम भी किया है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो हर एक आर्टिकल्स को लेके कुछ ना कुछ एक्ट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि आप इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि आप इसको लागू करवाएं। ये राज्य पे डिपेंड करता है कि उसके बैंक बैलेंस कितनी है, उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है। यही इसमें एक इशू आता है। इसको हम आगे चुनौतियाँ देखेंगे कि इसको लागू करने में क्या चुनौती आता है और किस हद तक राज्य सरकारों ने स्पेशली जो केंद्र सरकार है या फिर स्पेशली कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने किस हद तक इसको लागू किया है। अब देखते हैं समाजवादी में ही एक दो पॉइंट और है, जैसे उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा और लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, पब्लिक हेल्थ में सुधार करना। तो ये जो पॉइंट्स थे ये क्लियरली हमारे सोशलिस्ट अप्रोच को दिखाते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को दिखाते हैं जो डीपीएसपी में शामिल किए गए हैं। अब आगे देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, वो उपपंथ जो डीपीएसपी में शामिल किए गए हैं, जो हमें प्रतीत होता है कि गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। चलो अब देखते हैं गांधी जी के सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं ये आर्टिकल्स। उसमें कौन कौन से शामिल है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के लिए, जो डीपीएसपी में बोला गया है कि सरकार, केंद्र सरकार राज्यों में ग्राम पंचायत या नगर पालिकाओं जैसी संस्थाओं का विकास करने का कार्य करेगी। आर्टिकल 43 है, 43 का ख है, 46 है, 47 है, 48 है। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि गांधीवादी प्रिंसिपल में जो आर्टिकल इंक्लूड किए गए वहीं समाजवादी में भी है। हाँ, वो ओवरलैप करता है, लेकिन उसमें ये बात नहीं है कि वो इसका है तो उसका नहीं हो सकता है। इस गांधीवादी सिद्धांत है तो वो समाजवादी सिद्धांत नहीं होता है। गांधी जी भी मार्क्सिज्म से, सोशलिज्म से प्रभावित थे, तो आर्टिकल्स भी यहाँ ओवरलैप कर सकते हैं। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। आर्टिकल 43 राज्य सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और उचित जीवन स्तर पे। अब देखो ये मैच कर जाता है ना, न्यूनतम मजदूरी। ख में क्या है? सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संगठन, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी भी मजदूर फेडरेशन के लिए काम कर रहे थे, इसलिए जो भी आर्टिकल्स अब डीपीएसपी में दिखते हैं उनको हम गांधीयन प्रिंसिपल्स में भी कह देते हैं। अब देखो आर्टिकल 46 क्या है? राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। 47 क्या है? लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। 48 क्या है? जो भी दुधारू पशु हैं जैसे गाय, बछड़े, अन्य जैसे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगी। मवेशियों को पालने, उसके नस्लों में सुधार। अब इसमें जब इसकी हम आलोचना करते हैं तो जब जो संविधानविद हैं, जो मॉडर्न संविधानविद हैं, वो इसकी आलोचना करते हैं तो इसको बोलते हैं कि ये आर्टिकल रूढ़िवादिता है, रूढ़ीपन को दिखाता है, ऑर्थोडॉक्स को दिखाता है कि लोग मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, लिबरल नहीं हो रहे हैं ऐसे। लेकिन ये गांधीयन प्रिंसिपल पे है कि दुधारू जो पशु हैं, जिनका महत्व धार्मिक के साथ साथ आर्थिक भी है, उनके संवर्धन को भी प्रोत्साहन देना है। अब है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत जो बौद्धिक दृष्टिकोण से ज़्यादा रेशनल थिंकर्स हैं, जो तर्क ज़्यादा देते हैं, उनके लिए है। ऐसे सिद्धांत जिन्हें स्वतंत्रता एवं उदारवाद के भावना को आगे बढ़ाया गया, जैसे आर्टिकल 44। अब देखो जो उदारवादी सिद्धांत थे उसको लागू करने में ही ज़्यादा इशू आ रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ लिबरल नहीं हो पाती है। ये कॉमन जो यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके लिए प्रबंध किया गया है आर्टिकल 44 में। अब डीपीएसपी में है तो इसको आप न्यायालय से प्रवर्तनीय तो है नहीं कि आप न्यायालय जाके इसको प्रवर्तनीय करा देंगे। इसके लिए प्रॉपर एक्ट लाना पड़ेगा लोकसभा से, राज्यसभा से पारित करके, है। तो संसद इस पर जब तक कानून नहीं बनाएगी तब तक वो न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 45 क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करना। तो इसको भी लेके कानून बनाइए। उसको तो मौलिक अधिकार में भी शामिल कर लिया गया कि अभिभावक उसको करेंगे, मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया है। मतलब ये एसेंशियल पॉइंट है कि शिक्षा जो बेसिक एलिमेंट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, उसको डीपीएसपी में शामिल किया गया। वही आर्टिकल 48 डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 48 का क है पर्यावरण का संरक्षण करना। ये तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछता है कि डीपीएसपी में है कि नहीं, तो पर्यावरण का संरक्षण करना, सुधार करना, और यही हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, पर्यावरण का रक्षा करना।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 देखो, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास किया गया है, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये आर्टिकल 50 है। ये भी उदारवादी सिद्धांत है। आर्टिकल 51 क्या है? राज्य ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो, ये आर्टिकल 51 है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का स्थापित करने का प्रयास करेगा। ये थे सिद्धांत डीपीएसपी में जो शामिल किए गए थे, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत सरकार के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किए गए विभिन्न प्रयास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से कदम उठाए हैं डीपीएसपी को लागू करने के लिए। अब इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स शामिल हैं, अलग अलग सेक्टर, जैसे कि श्रम सुधार के संबंध में कौन कौन से काम किए गए। आर्टिकल 43 में भी देखा था हमने, न्यूनतम मजदूरी की बात की थी उसमें। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में लाया गया। इसके लिए श्रम संहिता 2020 में लाई गई, लेबर एक्ट। बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986, इसमें अमेंडमेंट आया फिर 1960 में। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में, मैटरनिटी जो लाभ था उसके लिए आया। समान पारिश्रमिक अधिनियम, कॉमन वेजेस वाला, उसके लिए 1976 में। तो ये श्रम सुधार से संबंध में ये एक्ट्स आए थे। ठीक है, एक दो एक्ट्स भी मिनिमम याद हैं तो पॉइंट आउट करने के लिए सही है। अब देखते हैं भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स को लेके, लैंड रिफॉर्म्स या ग्रामीण सुधार। सहकारी खेती, ठीक है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को लेके। उसके बाद भूमि जोत का सीलिंग, लैंड सीलिंग, साथ ही भूमि मजदूरों के लिए विशेष भूमिहीन मजदूरों के लिए विशेष भूमि का वितरण, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड सीलिंग, हदबंदी, चकबंदी, सब इसी के समय इसी को ध्यान में रख के किया गया था। अब देखते हैं अगला, इसका जो अगला पॉइंट है इसमें पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था भी आर्टिकल 40 में कहा गया है डीपीएसपी में कि पंचायती राज व्यवस्था जैसे संस्थानों को सरकारें सशक्त करने या उनको स्थापित करने का प्रयास करेंगी। तो 73rd अमेंडमेंट से 1992 में संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया गया है इसके संदर्भ में। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को शुरू किया गया 1992 से। ठीक है, कुटीर उद्योग, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में है, आर्टिकल 43 में है। 43 के अनुसार सरकार ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई बोर्ड स्थापित किए हैं, जैसे खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग, रेशम बोर्ड, भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, कुटीर उद्योग आदि। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों ने क्या काम किया है। आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन से 2002 के द्वारा शिक्षा के संबंध में मौलिक अधिकार 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। अब देखो डीपीएसपी में जो शिक्षा के संबंध में जो मौलिक अधिकार है उसको डाल दिया गया मौलिक अधिकार के चैप्टर में, भाग 3 में, और आर्टिकल 21 में एक क्लॉज जोड़ के 21A नया जोड़ा गया। अब ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ठीक है, अब देखो ग्रामीण क्षेत्र का विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 लागू किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 में चला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा चला वर्ष 2006 में। ये ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर डीपीएसपी को आधार बना के ये सब कार्यक्रम चलाए गए थे। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना PMGSY, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम भी स्वास्थ्य क्षेत्र में चलाए गए। पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण भी डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम ये 1972 का, ये 1980 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सारे अधिनियम जो भारत सरकार ने ये सारे प्रयास किए हैं डीपीएसपी को लागू करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए। 1950 के बाद से बिहार में क्या प्रयास हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 38 और 39 के संबंध में भूमि सुधार अधिनियम
1950 लागू हुआ। भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बाद राज्य चकबंदी 1956, हदबंदी अधिनियम 1966, हरित क्रांति, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, ये सब चालू किए गए अनुच्छेद 38 और 39 को ध्यान में रख के। फिर सामान्य कार्य और समान वेतन 1978 का, मिनिमम वेजेस एक्ट वाला फिर आया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का, ये आर्टिकल 39 को ध्यान में रख के आया और ये 38 वाला। ठीक, आर्टिकल 40 के संबंध में पंचायती राज अधिनियम बिहार में भी लागू हुआ 2006 में। अनुच्छेद 41 वृद्धावस्था पेंशन स्कीम आई, दुर्घटना मुआवजा, चिकित्सा सहायता कार्य योजना, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, ये पेंशन के संबंध में और जो सीनियर सिटीजन्स है उनके संबंध में जो पेंशन की व्यवस्था है वो लागू की गई आर्टिकल 41 को ध्यान में रख के। आर्टिकल 42 क्या है? आर्टिकल 42 है प्रेगनेंसी में जब वीमेन होती हैं उनके टाइम पीरियड के समय उनको मातृत्व लाभ देना या प्रसूति सहायता देना, आर्टिकल 42 के समय। तो इसके संबंध में हमने भी लाया था जय प्रभा जननी आरोग्य योजना। ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 42 को ध्यान में रख के ही लाया गया था। अनुच्छेद 45 शिक्षा का अधिकार कानून, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन योजना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था उस समय साइकिल और सैनिटरी पैड, ये आर्टिकल 42 यानी कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित जो इसमें प्रावधान किया गया है डीपीएसपी में, उसको लागू करने के लिए लाया गया था। बिहार शराबबंदी के लिए भी फेमस है, शराब पेय पदार्थ पे बंद 2016 में लागू हुआ ये, अनुच्छेद 47 को ध्यान में रख के। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बिहार में कानून आते हैं। 48 जल जीवन हरियाली मिशन, जल समीकरण और बागवानी योजना, ये सब किसके तहत है? 48 पर्यावरण के संबंध में है। अब ये हो गए टॉपिक्स जो बिहार में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया गया है 1950 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, ये डिबेट रहा शुरू से ही कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में किसको प्राथमिकता दी जाएगी। जब डीपीएसपी पे आधार पे जब राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, हो सकता है किसी न किसी का मौलिक अधिकार हनन हो। तो इसमें जो एक दूसरे पे इन जो हितों का टकराव होता है मौलिक अधिकार का और डीपीएसपी का, उसको भी सुलझाने का काम किया गया है। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट्स दिए हैं उसके आधार पे और जो सरकारें अपना दावा पेश करती हैं मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को लागू करने के संबंध में। मौलिक अधिकार अपने नेचर में नेगेटिव होता है, ये हमें राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार होते हैं, तो नागरिक इसके विरुद्ध न्यायालय चले जाते हैं। और डीपीएसपी जो है वो सकारात्मक कार्य होता है राज्यों के द्वारा, जो समाज के लिए किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के नहीं, सोसाइटी के एक बड़े तबके या पूरे सोसाइटी को ध्यान में रख के वो नीतियाँ बनाती हैं। तो हो सकता है कि जब पूरे कम्युनिटी को ध्यान में रखा जाए, एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखा जाए, तो किसी दूसरे इंडिविजुअल के हितों का उसमें अवमानना हो सकता है। इसलिए इसके बीच में हमेशा से ही टकराव बना रहा, टकराव की स्थिति बनी रही है। उसी को देखते हैं इसमें क्या टॉपिक में क्या है। मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकारों का जो दायरा है वो सीमित है, ये किसी व्यक्ति विशेष के आसपास ही ओरिएंटेशन होता है इसका, जबकि डीपीएसपी का दायरा असीमित है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है, ये रोकता है, राज्यों को ये काम करने से रोकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समानता, जैसे उसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या फिर जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो वह नहीं करेगा जो स्टेटमेंट में यूज़ होता है, वो मौलिक अधिकारों की प्रकृति को निषेधात्मक बनाता है। और वहीं डीपीएसपी में कहा जाता है कि राज्य ये कानून बनाते समय इन बातों को ध्यान में रख कर कानून बनाएगा। तो ये थोड़ा सकारात्मक कार्य की ओर इंगित करता है। अब देखते हैं, मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है, यह राज्य पर सीमाएं आरोपित करती है। इट पुट्स लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द स्टेट। जबकि डीपीएसपी राज्य को देश के लिए नीतियाँ निषेधात्मक नहीं, क्योंकि यह राज्य को लोक कल्याण के संबंध में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लियर है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है, हमने अभी पढ़ा, इसको हम न्यायालय से जाके प्रवर्तन करा सकते हैं, इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। अतः इनकी
प्राप्ति के लिए न्यायालय जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व की प्राकृतिक न्यायोचित नहीं है। क्यों नहीं है? हम नहीं जा सकते हर बार न्यायालय, क्योंकि हो सकता है हमारे स्टेट के पास वो रिसोर्स ही ना हो जो डीपीएसपी में दिया गया है। इनकी प्राप्ति के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ये इन दोनों के बीच में बेसिक अंतर था। अब देखते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में रिलेशन क्या है, क्या संबंध है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोत्साहित करते हैं, इंडिविजुअल ग्रोथ को प्रोत्साहित करते हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच में चलता है डीपीएसपी। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता एवं समानता को बढ़ावा देते हैं, जो कि लोकतंत्र का आधार है। देखो, मौलिक अधिकार क्या है? इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के फ्रीडम को, किसी इंडिविजुअल के इक्वालिटी को नष्ट ना होने देने का अधिकार है मौलिक अधिकार, ठीक है, जो लोकतंत्र के आधार हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे ध्यान से देखें, नीति निर्देशक तत्व समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें ये दोनों फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। इसके साथ साथ गांधीवाद, समाजवाद, उदारवाद को भी शामिल किया गया है। इसमें स्वतंत्रता, समानता तो सम्मिलित हैं ही, साथ ही जो न्याय की अवधारणा है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, उसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हमने आर्टिकल 38, 39 देखा था, 39 का ए और बी दोनों देखा। उसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय है, ये समान कार्य, समान वेतन, उन सब अवधारणा को शामिल करने के बाद ही एक समग्र समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होने की पुष्टि हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि मूल अधिकार किसी व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संसाधनों पर ही निर्भर है। मौलिक अधिकार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक बेस तैयार करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू करना एक ऐसा चीज़ है कि उसके पास बैंक बैलेंस पहले से हो, खाली चेक पड़ा ना हो, बैंक बैलेंस हो जिस पे हम कोई आगे कार्य कर सकते हैं, जिसको आधार बना कर, ठीक है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की पूरक अवधारणा एक कंसेप्ट है कि ये दोनों अलग अलग नहीं देखे जाने चाहिए, ये एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई वर्डिक्ट्स में उसने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दो अलग अलग इकाई नहीं हैं, बल्कि इन दोनों को एक साथ मिला के पढ़ा जाना चाहिए और ये एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करते हैं, जबकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक न्याय की संकल्पना को। जब तक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय एक साथ नहीं आएंगे तो पूर्ण रूप से लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत नहीं हो सकेगी। जो हमें परिपक्व लोकतंत्र की ओर ले जाना चाहते हैं, उनको राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की संकल्पना को भी साथ में लेकर चलना होगा। दोनों के पूरक होने से समग्र लोकतंत्र व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, वहीं डीपीएसपी समाज को ध्यान में रखते हैं। दोनों की पूरक होने की व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सकता है। ये जो संतुलन की बात है, ये संतुलन ही मेन इसका आधार है, नहीं तो डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में हमेशा ही टकराव होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन था मिनर्वा मिल्स में, उसमें उसने इस बात को कहा कि ये जो संतुलन स्थापित करने की जो संकल्पना है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचा का पार्ट है। जब तक मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन स्थापित नहीं किया जाएगा, ये लोकतंत्र में हमेशा ही टकराव का कारण बना रहेगा। अब देखो, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, और नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि नागरिकों को क्या दिया जाना चाहिए। तो अपने आगे के कार्यक्रमों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, विधेयकों के द्वारा, कानूनों के द्वारा ये राज्यों को मार्गदर्शन देते हैं, मौलिक अधिकारों को मार्गदर्शन देते हैं, कि राज्यों को मार्गदर्शन देते हैं कि आप इस डायरेक्शन में काम करें, इन बातों को ध्यान में रख के काम करें। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने इस डीपीएसपी के संबंध में क्या क्या वर्डिक्ट्स दिए हैं। देखो, सज्जन
सिंह बनाम राजस्थान मामला जो 1965 का था। इस मामले में उसने नीति निर्देशक तत्वों का शासन का आधारभूत कहा तत्वों को शासन का आधारभूत कहा। संविधान के भाग 3 को नीति निर्देशक तत्वों के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को हमेशा डीपीएसपी के साथ मिला के पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर या डीपीएसपी को लेकर जब नीति बनाए तो हमें इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसमें जो विरोधाभास है उनको उसी समय कंसीडर करना चाहिए। मिनर्वा मिल्स बाद में 1980 में क्या कहा, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार का पूरक है। ये पूरक है, उसी संतुलन को कहा, संतुलन स्थापित करने की बात करी उसने, संतुलन स्थापित करने की बात की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स को एक दूसरे का सहायक कहा है। ठीक है, अब देखो नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट के मध्य विवाद या विरोध। एक केस है मद्रास स्टेट के साथ चंपाकम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य। इस स्टेट में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी के मध्य में कौन बड़ा है, किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने इस वाद में जो निर्णय दिया वह यह था कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है तथा डीपीएसपी सहायक है। उसने मौलिक अधिकार को प्राथमिकता देने की बात की। ये डेट इसका क्या है, 1950 का एक केस है। कौन सा, चंपकाई द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य केस। ठीक है, 1950। इसमें उसने क्या निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और डीपीएसपी सहायक है। मौलिक अधिकार को इसने प्रायोरिटी दिया। इस निर्णय को प्रभावित करने हेतु संविधान में प्रथम संशोधन किया गया जिसके तहत सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना कि इसको ये चंपकम द्वैराजन एक ब्राह्मण लड़की थी, फीमेल थी, जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था और रिजर्वेशन को लेकर जो सीट्स उसमें अलॉट किए गए थे उसका इशू हुआ। तो इसमें फिर ये हुआ कि वो उसका तो फंडामेंटल राइट है, वो बोल रही है कि मेरा स्कोर ज़्यादा आया, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो जो इसमें बात निकल के आया कि वो जो राज्य है वो चाहता था कि यहाँ पे पिछड़े वर्ग के लिए जो राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है उस बात को लागू किया जाए, डीपीएसपी को लागू किया जाए। तो फिर इसमें संशोधन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला संशोधन ही हुआ इसके साथ कि इस निर्णय को प्रभावित करने हेतु संविधान में प्रथम संशोधन किया गया जिसके तहत सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकेगा। वहाँ किसी का फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है तो होने दो, ये एक अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद देखो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार में संशोधन करने को मना कर दिया। उसने बोला कि फंडामेंटल राइट संशोधनीय नहीं है। ठीक है, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में नीति निर्देशक तत्वों की स्थिति को मौलिक अधिकारों के अधीन कर दिया। अब यहाँ पे प्रायोरिटी मौलिक अधिकार के अंडर कर दिया डीपीएसपी को। न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध 24वां संविधान संशोधन 1971 में फिर किया गया जिसमें संसद के मौलिक अधिकार के सभी भागों में संशोधन की शक्ति दी गई। अब संसद ने स्वयं को इस शक्ति दे दी संशोधन करके कि हम मौलिक अधिकार के हर एक उपबंधों में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संसद ने 25वां संविधान संशोधन किया जिसके माध्यम से अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, एक परंतु जोड़ दिया गया इसमें और कहा गया कि अनुच्छेद 39B और 39C समाजवादी तत्व हैं जिन्हें लागू करने के लिए मौलिक अधिकार 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है और यह उल्लंघन असंवैधानिक नहीं होगा। क्लियर है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने में किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। इस संशोधन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में 1980 में मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व को एक दूसरे का पूरक बताया है। ठीक है, 76 में ये केस आया, वापस से संशोधन आया 42वां। उसमें क्या बोल दिया गया कि नीति निर्देशक तत्व के को लागू करने में किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, कि डीपीएसपी को लागू करने में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो गलत है, ये 76 में बोला गया। तो इसको क्या बोला सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये मिनर्वा मिल्स वाद में मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के एक दूसरे के पूरक है, इन्हें अलग अलग करके नहीं पढ़ा जाता है। इसमें क्या होना कि बाइफर्केशन कर दिया जा रहा है हर किसी वाद में, जैसे हर एक संशोधन में बाइफर्केट कर दे रहे हैं, इसको प्रायोरिटी दे दो, इसको नीचे कर दो, ऐसा हो रहा था। फिर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को
एक बैलेंस बनाने के लिए मिनर्वा विल्स वाद में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखते हैं, अब ये इतना डिबेट हो रहा है, इसी के चलते आलोचक बहुत उत्सुकता के साथ इस उपबंध को देखते हैं जो संविधान में प्रावधान है। तो इससे कुछ आलोचना भी होती है। आलोचना को देखो, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। पहले तो तर्कहीन व्यवस्था, इलॉजिकल है कि किसी एक स्टेट के पास कोई संसाधन है, किसी स्टेट के पास कोई संसाधन नहीं है। जैसे बिहार में शराबबंदी, एक स्टेट में शराबबंदी, एक स्टेट में शराबबंदी नहीं है। एक में वो कर उगाही का साधन बनता है, एक में वो समाज खराब कर रहा है। तो ये जो तर्कहीन है या फिर तर्कों में जो अंतर संबंधता नहीं दिखती है, उसको लेके वो आलोचना करते हैं। उसके बाद बोलते हैं इसकी कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये अधिकार के रूप में दिए तो गए हैं लेकिन इसको हम परिवर्तन नहीं करा सकते हैं कोर्ट में जाके, कोर्ट में ये परिवर्तन ही नहीं है। वही गाय जो पशु हैं, जो दुधारू पशु है, उनके संवर्धन की बात की गई, उसको लेके भी ये रूढ़िवादिता को दिखाता है। संवैधानिक टकराव होते रहते हैं, इसमें कितने सारे 1950 से ही केसेस चालू हो गए हैं। यूसीसी को अभी तक लागू नहीं किया गया, जो कि उदारवादी सिद्धांत में आता है। इतना ही मॉडर्न है और संविधान इतना परिपक्वता की ओर जा रहा था, यूसीसी लागू करने में इतनी चुनौतियाँ क्यों आ रही हैं, ये इसके आलोचक आलोचना करते हैं। अब देखो, कानूनी शक्ति, इन तत्वों के प्रति न्यायालय जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं, अतः यह अर्थहीन प्रतीत होती है। ये आलोचक ऐसा कह रहे हैं कि ये अर्थहीन प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि दिए तो क्या है संविधान में, पर संविधान में देने के बावजूद हम इसे लागू सुप्रीम कोर्ट से नहीं करवा पा रहे हैं। तर्कहीन व्यवस्था क्या है? नीति निर्देशक तत्व संसाधनों के ऊपर निर्भर करते हैं। सरकार के पास संसाधन होने पर इसको लागू किया जाएगा, इनको लागू कराने के लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। आलोचकों का मानना है कि यह स्वप्न लोक के दर्शन की तरह है। जैसे कोई आदमी नींद में सोया हुआ है और सपने देख रहा है, ये सपनों की तरह है। इसको संविधान निर्माता के इच्छाओं का कूड़ादान भी कहा जाता है। ऐसे इसको आलोचक आलोचना करते हैं। मौलिक अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था तर्कहीन दिखाई देती है। या तो आप मौलिक अधिकार ही दे दें, या तो डीपीएसपी के तहत ऐसा तो हो जा रहा है कि आपने एक हाथ से मौलिक अधिकार दे दिया और दूसरे हाथ से अपने मौलिक अधिकार ले लिया, तो ये तर्कहीन नज़र आता है एक तरीके से। अब देखते हैं रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्स। इसमें क्या फीचर्स दिखते हैं हमें? नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति रूढ़िवादी नजर आती है। जैसे गाय, दुधारू पशु का संरक्षण और इनके नस्ल का प्रतिरक्षण करना कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता नजर आती है। इसको संविधान में इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा ये सोचते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में कुटीर उद्योग को प्राथमिकता देना। इस मॉडर्न एज में हम वापस से कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री को ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, एमएसएमई के नाम पे या जो भी है उसके नाम पे हम उसको कुटीर उद्योग को प्राथमिकता दे जा रहे हैं, जो कि वर्तमान के खादी समय में आलोचकों के लिए रूढ़िवादिता नज़र आती है। उदारवादी समय में आलोचकों को रूढ़िवादी नज़र आती है। संवैधानिक टकराव, संविधान में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों का प्रावधान किया गया है। राज्य द्वारा किसी को प्राथमिकता दी जाए, यह एक विवाद का विषय हमेशा बना रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में दोनों के मध्य संवैधानिक टकराव की स्थिति दिखाई देती है। जो लास्ट में भी बोला गया है कि एक संतुलन बनाना है, लेकिन उसमें स्पष्टीकरण नहीं है कि उसमें एग्जैक्ट प्रावधान कैसे होंगे, किस कंडीशन में किसको प्राथमिकता देनी है, किस कंडीशन में किसको प्राथमिकता देनी है, इसका स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसलिए इसमें अभी भी टकराव की स्थिति बनी ही रहती है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था को मानने वाला देश है, जिससे सार्वजनिक लोक कल्याण एक मुख्य उद्देश्य है। अतः समाज एक लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को स्वीकार करता है। अब हम इसके कंक्लूड करते समय ऐसा देख सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सहायक हैं। ये तो क्लियर है कि हमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो ये जो डीपीएसपी में दिए गए निर्देशक तत्व हैं उनको तो केंद्र में रखना ही पड़ेगा, ध्यान में रख के ही कानून बनाना पड़ेगा। अतः ये मौलिक अधिकारों के विरोधी नहीं हैं, उनके पूरक हैं। अतः इसे अर्थहीन कहना उचित नहीं है। संपूर्ण रूप से अर्थहीन कहना उचित तो नहीं है, लेकिन इसको सही तरीके से लागू करने का प्रयास किया जाना जरूरी है। ये डीपीएसपी कंप्लीट हो गया। अब इसके संबंध में कुछ मेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। जैसे डीपीएसपी राज्य के विकास के पथ प्रदर्शक हैं, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वो मार्गदर्शक का काम करते हैं, इसको विवेचना करना है। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भूतपूर्व सीजीआई थे एनवी रमन्ना ने कहा था कि डीपीएसपी केवल दिखावटी या तकनीकी उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन में दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। इसके व्याख्या को व्यवहारिक रूप से वर्णन का उपयुक्त उदाहरणों के साथ है। तो जितने भी कदम उठाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा,
उनको मेंशन करते हुए इसको आंसर फ्रेमिंग करना है। डीपीएसपी और मूल अधिकार में टकराव की स्थिति क्यों आती है? कौन कौन से कंडीशंस हैं जहाँ वो टकराव की स्थिति में आती हैं, और डीपीएसपी का क्या महत्व है उसको भी बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी को लागू करने में राज्यों के समक्ष क्यों चुनौतियाँ आती हैं? चुनौतियाँ क्यों आती हैं डीपीएसपी को लागू करने में? संसाधन नहीं है, समाज में रूढ़िवादिता है, और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको लागू करने में क्या इशू आ रहा है। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, ये टॉपिक था डीपीएसपी, कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।